नमस्कार। मेरा नाम कमल पांडे है और आज हम उपग्रह नेविगेशन प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इसके तहत मैं आपको वैश्विक और भारतीय स्तर पर कौन कौन सी नेविगेशन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं उसके बारे में बताऊंगा। नेविगेशन प्रणाली का क्या काम होता है उसके बारे में बताऊंगा और ये कैसे काम करती है, इसके अलग अलग क्या सेगमेंट्स होते हैं, क्या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस पर लगते हैं, क्या क्या इसके अलग अलग जो है खंड इसके क्या क्या बने हुए हैं, उन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो बेसिकली जो है मूलतः जो है नेविगेशन को हम यदि एक हिंदी इसका ट्रांसलेशन करें तो सीधा आता है देशांतरण। ओके। तो बहुत प्राचीन समय से ही हमने देखा है कि जो वन्य जीव होते हैं या जितने भी जीव जंतु हैं उन वो सभी जो है नेविगेशन को प्रयोग में लाते हैं। वैसे तो प्रवासी जो वन्य जीव होते हैं के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार जो जल में रहने वाले जीव जंतु या जो पक्षी होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते रहते हैं। और ये इनका जो नेविगेशन का है या एक जगह से दूसरी जगह इनका जो देशांतरण होता है वो या तो भोजन की या फिर जल संसाधनों की या फिर इवन प्रजनन को लेकर भी ये लोग आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते रहते हैं। इसमें पक्षी हैं, जानवर भी करते हैं और जो जल के जो जानवर जीव जंतु हैं वो भी सब इसमें करते हैं। और बल्कि फिर भी आज तक मनुष्य जो है हम लोग ठीक ढंग से यह नहीं पता कर पाए हैं कि ये जो जानवर हैं, ये जो पक्षी हैं, या जो जलीय जो जीव जंतु हैं, ये किस प्रकार से एकदम सटीक स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं। एक मोटा मोटा अनुमान हम जब लगाते हैं तो हम कुछ ऐसा लगाते हैं कि ये या तो जो सनलाइट होती है या जो सूर्य का जो प्रकाश है उससे, या फिर रसायनों से, या पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसके आधार पर अपनी जो है दिशा को या अपने जाने वाले स्थान को निर्धारित करते हैं। अब और इन सभी चीज़ों का जो आभास है इन सभी जानवरों को हो जाता है और ये इनको एक दैवीय कह सकते हैं, एक दैवीय क्षमता इनको मिली हुई है और ये बहुत बड़े एक विकास प्रक्रिया के तहत इनके अंदर ये डेवलप होती रही है कि ये कैसे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं। अब मनुष्य के पास तो इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है इस तरीके की, लेकिन उसके पास अपना एक दिमाग तो है जिसके आधार पर उसने ऐसे कुछ टूल डेवलप कर लिए हैं या फिर ऐसे कुछ प्रणाली उसने डेवलप कर ली है जिसमें कि वो अपनी स्थान को या अपने समय को सटीकता से माप लेता है आज की डेट में। तो यहीं से प्रेरणा हमको मिलती थी कि ये किस तरीके से जा रहे हैं और उसी का प्रयोग हम कैसे अपने अपनी स्थिति को जानने के लिए कैसे उसका प्रयोग में लाएं। अब कभी हमने सोचा कि जो जहाज़ एक पानी में जो चलता हुआ जहाज़ है इसके चारों तरफ कोई भी ऐसा पेड़ या पौधे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने एग्जैक्ट स्थान नियत स्थान पर सटीकता से पहुंच जाता है। ये इसके पास कुछ ऐसा कुछ तंत्र है। ये कभी ऐसा तो है नहीं कि ये सूर्य, वैसे तो ये जो जहाज़ होते हैं ये सूर्य की जो रोशनी होती है या जो तारों की जो पोजीशन है सामने देखकर उन सब का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने नियत स्थान पर सटीकता से और जो नेविगेशन जो प्रणाली है इसका भरपूर प्रयोग इन जहाज़ों में भी किया जाता है जिससे कि ये अपने नियत स्थान पर सटीकता से पहुंच जाएं। अब जब हम ऐसा ही जो है प्राचीन समय में भी लोग अलग अलग तरीक़ों से देशांतरण या नेविगेशन का इस्तेमाल करते थे। अब जैसे कंपास एक हुआ करता था, जैसे यहाँ पे हम चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपास का विकास जो उन्होंने बहुत पहले कर लिया था कि किस प्रकार जो डायरेक्शंस जो हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी तो मनुष्य को बहुत पहले ही हो गई थी, तो उन्होंने किस तरह से इस चुंबकीय का एक डिवाइस बनाया, एक यंत्र बनाया और इस यंत्र की सहायता से ही वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान दिशा दिशा दर दिशा होते हुए अपने नियत स्थान पर पहुंच जाते थे। अब आधुनिक समय में जो ये एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं ये भी नेविगेशन का भरपूर प्रयोग करते हैं। पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा था कि जल मार्ग के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था नेविगेशन का या देशांतरण का। अब आधुनिक समय में जो विभिन्न प्रकार के जो जहाज़ होते हैं, जिस जहाज़ की हम यात्रा करते हैं, इन सब में भी ये नेविगेशन का प्रयोग
भरपूर मात्रा में किया जाता है। ये भी किसी न किसी प्रकार के नेविगेशन के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने नियत स्थान पर पहुंचते रहते हैं। तो अब इसमें जब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कहाँ किस, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सैटेलाइट आधारित नेविगेशन है वो किस तरीके से डेवलप हुआ और उसका उसका कहाँ कहाँ अभी प्रयोग किया जाता है। तो अब जैसे हम अभी एक कंप्यूटर पे ही देखते हैं या अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही हम देख पाते हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरा सटीकता से रोड के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं। या आप कह लो जो जोमेटो वाला जो है वो अपने स्थान से हमारे घर तक पहुंचने के लिए भी ये सेम नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल करता है। उसके पास भी कुछ ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग करके वो हमारे पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो उस समय भी हम ये नेविगेशन प्रणाली का भरपूर प्रयोग करते हैं जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। तो ये जो दोनों जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे, इन दोनों में ही जो है सैटेलाइट आधारित नेविगेशन का इस्तेमाल होता है। अब ये जो है किस तरीके से कार्य करती है, हम ये देखेंगे कि जो सैटेलाइट है वो किस प्रकार से मेरे पोजीशन को कैलकुलेट कर ले रहा है और कौन कौन सी ऐसी प्रणालियाँ हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखते हैं इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो मूलतः हमको अपनी पोजीशन जानने के लिए 3 जो निर्देशांक होते हैं या 3 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। एक तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं और जेड एक्सिस भी कहते हैं। और यही जब हम धरती पर आते हैं कि पृथ्वी पर ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को किस तरह से निर्देशित किया जाता है, तो आपने सुना ही होगा कि देशांतर कहते हैं इनको या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और तीसरा होता है ऊंचाई, समुद्र सतह से हमारी ऊंचाई कितनी है। तो अब जो इसमें जो लाइंस जो होती है, ग्लोब होता है, आपने कभी ग्लोब देखा हो तो ग्लोब में जो इस तरीके की जो लाइनें, जो पड़ी हुई जो लाइनें हैं, ये सारी लाइनें कहलाती हैं देशांतर या फिर इनको हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन्स हैं इन सब को हम अक्षांश भी कहते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। इसमें एक प्राइम मेरिडियन भी होता है और इसमें जो है लैटिट्यूड वाले केस में आपके पास एक मेन लाइन जो होती है वो इक्वेटर होती है और लॉन्गिट्यूड में जो है आपकी जो मुख्य लाइन होती है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया है। तो इसी का इस्तेमाल करके ही जो है सैटेलाइट हर एक व्यक्ति की पोजीशन को निर्धारित करते हैं। अब इसमें तीसरा एक और है ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ से, हम कहेंगे समुद्र सतह से ऊंचाई। तो ये एक तीसरा कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर जेड एक्स। तो एक्स और वाई तो आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं और जो जेड एक्स है वो आपका ऊंचाई वाला जो निर्देशांक है उसको प्रदर्शित करता है। तो और एक जो इसके अलावा भी एक और चतुर्थ जो निर्देशांक है जिसका इस्तेमाल इस सैटेलाइट पद्धति में किया जाता है नेविगेशन के लिए। जब हम नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का प्रयोग में लाते हैं तो उस वक्त जो है एक चतुर्थ निर्देशांक भी है, चौथा, उसका नाम है समय। अब इस समय भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है जिसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है, जैसे हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको मैं बताने जाऊँगा। आप देखो क्या करता है, सैटेलाइट जो है ये किस प्रकार से पृथ्वी को देखता है। ये एक इस तरीके, इसका एक फुटप्रिंट होता है जिससे कि ये पूरे पृथ्वी पर इस तरीके से एक इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं। उन सेंसर से पृथ्वी को लगातार इस प्रकार देखता जाता है। अब ये जो सैटेलाइट होते हैं ये करीब करीब 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और ये कंटिन्यूसली पूरे एक लगातार जो है पृथ्वी को देख रहे होते हैं और उससे और अपनी जो स्थिति है वो और पृथ्वी पर जो कोई भी पोजीशन है या कोई स्थान है उसका निर्धारण भी ये अपनी पोजीशन के साथ इस हिसाब से कर लेते हैं। अब जैसे बेसिकली जो होता है, जैसे हमने पुराने वाले अपनी स्लाइड में देखा था कि यहाँ हमको 3 तो अक्षांश, 3 हमारे जो है निर्देशांक होंगे जिससे कि हम किसी की भी पोजीशन को निर्धारित करते हैं। एक्स एक्सिस वो पृथ्वी में किस लैटिट्यूड पर है, वो पृथ्वी पर किस लॉन्गिट्यूड पर है और वो समुद्र सतह से कितनी ऊंचाई पर है और किस समय पर वहाँ पर है। तो ये जो चारों निर्देशांक हैं, इन चारों निर्देशांकों को निर्धारित करने के लिए भी हमको तो फिर 4 ही सैटेलाइट भी चाहिए होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 3 सैटेलाइट यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो मूलतः तो 3 चाहिए होते हैं। जो हमारा जो चौथा घटक था समय, उसका भी निर्धारण करने के लिए हमको उसमें जो एरर्स हो जाती हैं उसको दूर करने के लिए हमको एक चौथे सैटेलाइट की ज़रूरत भी पड़ती है, करेक्ट। तो इसलिए लेकिन जो है आपका जो 3 निर्देशांक हैं उसके लिए हमारा ये 3 सैटेलाइट पूर्णतः काम कर लेते हैं। अब इसमें अब चौथा सैटेलाइट जो आपके समय के लिए आ जाता है काम। अब करता कैसे हैं ये सैटेलाइट काम, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम जो है एक इस माध्यम से समझते हैं
पृथ्वी पर ही आप मान के चलिए कि आपकी सैटेलाइट की यहाँ पर एक स्थिति है, पोजीशन है, और तो ये सैटेलाइट की पोजीशन तो उसको पता ही है कहाँ पर है, इसके मुख्य बिंदु पर है, और इसके चारों तरफ एक पूरा गोला बनाया जा सकता है, करेक्ट। तो जो आपका जो व्यक्ति है या जो उपयोग करता है, जैसे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति है, वो इस सर्किल में कहीं पर भी हो सकता है, इस पूरे सर्किल में, करेक्ट। तो इस सैटेलाइट के आधार पे हमको किसी व्यक्ति की जो स्थिति है पूरा एक गोलाकार या फिर एक इस पूरे सर्कल पे पता चल जाती है कि वो कहीं ना कहीं इस सर्कल पे ही होगा, क्योंकि ये आपका जो सैटेलाइट है ये इससे अपनी डिस्टेंस को निकाल ही लेगा। सपोज हमको दूसरा एक सैटेलाइट और मिलता है, और उस दूसरा सैटेलाइट भी अपने जो पूरे सर्किल है चारों तरफ का, उसमें व्यक्ति की दूरी को बता देगा। अब देखिए दोनों जो सर्किल हैं या वृत्त हैं जो दोनों, ये दोनों इन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या यहाँ पर मिल रहे हैं। तो क्या हो गया कि अब जब हमारे पास 2 सैटेलाइट हो जाती हैं तो हमारी जो स्थिति है वो 2 बिंदुओं पर फिक्स हो जाती है, केवल 2 बिंदु पर। या तो मैं यहाँ हो सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे हो सकता हूँ। यदि मेरे पास 2 सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं, करेक्ट, तो दोनों सैटेलाइट के जो सिग्नल हैं वो मुझे बताएंगे कि या तो मेरी पोजीशन यहाँ हो सकती है या फिर मेरी पोजीशन इस बिंदु पर हो सकती है। अब उसी समय हम एक और तीसरा सैटेलाइट से सिग्नल भी ले लें, जो तीसरा सर्किल है, तो इसके लिए भी ये पूरे सर्किल में कहीं ना कहीं मैं होऊंगा। अब चूंकि मेरे पास तीनों से सिग्नल आ गया है, तो अब देखिए तीनों सर्किल जहाँ पर मिल रहे हैं यानी इस बिंदु पर, तो ये बिंदु जो है एग्जैक्टली मेरी पोजीशन को बता देगा। तो यही मूलतः सिद्धांत यही है सैटेलाइट में भी, कि हम 3 सैटेलाइट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, करेक्ट। ये जो सैटेलाइट है ये डिस्टेंस निकाल रहा है मूलतः अपने हर एक व्यक्ति की, ये जो x1 या x2 या x3 लिखा हुआ है ये जो है इसकी दूरी निकाल लेता है। और जब हम इन तीनों सैटेलाइट से अपनी डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो एक बिंदु पर आके सीमित हो जाती है, यहाँ पर आके, करेक्ट। तो ये सेम जब हम उसको एक दूसरे प्रारूप में देखते हैं सैटेलाइट के रूप में, तो इसको इस तरीके से देखते हैं। ये 2 हैं बिंदु, जैसे मैं आपको समझा रहा था अभी, और तीसरा बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि जो है उपग्रह के माध्यम से स्थिति की जो समन्वय करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए किन्हीं 2 चीज़ें हमें जरूरी जाननी चाहिए, है ना। सैटेलाइट से माना मुझे अपनी पोजीशन को जानना है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की जानकारी मूलतः होनी चाहिए। क्या हैं वो जानकारियाँ? एक तो ऑर्बिटल स्पेस होता है जहाँ सैटेलाइट घूम रहा है, उसमें वो उपग्रह किस पोजीशन पर है, कहाँ पर है वो उपग्रह की स्थिति क्या है, ठीक है, या उसकी स्थान क्या है। और दूसरा, उपग्रह और रिसीवर के बीच की दूरी क्या है। जैसे हम इस पुराने एग्जाम्पल में देख रहे थे ना, ये डिस्टेंस हमको, तो एक तो ये सैटेलाइट कहाँ पर है, और दूसरा इसकी मुझसे डिस्टेंस क्या है। लोकेशन मैं नहीं मांग रहा हूँ मैं, बट ये कह रहा हूँ कि मेरी डिस्टेंस क्या है तुमसे। तो 2 चीज़ हमको मूलतः पता होनी चाहिए यदि मुझे अपनी पोजीशन को जानना है, तो करेक्ट, या अपनी स्थिति को जानना है। अब जैसे एक सैटेलाइट ये हमने एक बनाया, एक एग्जाम्पल ये लिया, दूसरा, अब इसमें होता क्या है, अब सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पेस में कहाँ पर है ये मुझे जानना है, या फिर उपग्रह और मेरे बीच की डिस्टेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें मुझे जाननी है। ये मुझे पता कैसे चलता है सैटेलाइट से? तो सैटेलाइट हमको 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन भेजता है, एक को हम कहते हैं एफिमेरिस और एक को कहते हैं एल्मेनाक, या फिर शुद्ध भाषा में हम उसको कहें तो पंचांग भी उसको आप कह सकते हो। अब एफिमेरिस होता क्या है बेसिकली, यह एक प्रणालीगत डेटा या तालिका है जो एक आवश्यक अवधि के दौरान समय के नियमित अंतराल पर एक खगोलीय वस्तु की गणना की गई स्थिति को संग्रहित करती है। मतलब आपकी जो सैटेलाइट की जो लोकेशन है उसको जो है इस डेटा एफिमेरिस में जो कैलकुलेटेड जो उसकी करेक्ट पोजीशन होती है सैटेलाइट की, वो इस एफिमेरिस डेटा में समाहित रहती है। दूसरा पंचांग होता है, कि एल्मेनाक भी बोलते हैं हम इसको, हर साल प्रकाशित होने वाला एक कैलेंडर या पुस्तक है या एक टेबल है जिसमें ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ होती हैं। अब इन दोनों एफिमेरिस और एल्मेनाक, तो एफिमेरिस तो मैंने बताया कि भाई उसकी एग्जैक्ट करेक्टेड पोजीशन सैटेलाइट की, और ये क्या है जिसमें कि सारे पिंडों की एक तालिका बनी हुई है, तो इसी में उसके साथ उसका एक आईडी भी होगा, है ना। तो उसी से ये एफिमेरिस जो है उसकी करेक्ट जिस सैटेलाइट से मुझे चाहिए उसकी लोकेशन मुझे दे देता है, करेक्टेड लोकेशन, करेक्ट। तो ये दोनों जो डेटा हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये पहला वाला घटक निकालने के लिए, उपग्रह की स्थिति को निकालने के लिए, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कहीं ना जब हम बात करते हैं कि भाई एफिमेरिस और एल्मेनाक ये 2 डेटा मुझे सैटेलाइट से मिल रहे हैं, तो मैं अपनी
उपग्रह की स्थिति को सटीकता से वहाँ पर जान पाऊंगा कि कहाँ पर वो सेटेलाइट है। ये मुझे, क्योंकि मेरा पहला चीज़ थी जिसके लिए मुझे अपनी लोकेशन को जानने के लिए पता करना चाहिए था। ठीक है, तो दूसरा जो है, अब उपयोगकर्ता जो यूज़र है या उपग्रह के बीच की दूरी, दूसरा वाला घटक को उपग्रह से उपयोगकर्ता तक जाने वाले सिग्नल के से मापकर निर्धारित किया जाता है। मतलब सैटेलाइट से सिग्नल चला और कहाँ तक पहुँचा, मेरे रिसीवर तक पहुँचा, तो इसको कितना समय लगा, तो इस समय को माप कर ही आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप, तो उसका भी सिद्धांत बहुत ही आसान भाषा में हम ये समझें तो भाई, बहुत ही आसान भाषा में, सैटेलाइट से सिग्नल आया और उसने उसमें अपना टाइम अंकित कर दिया उस सिग्नल में। ठीक है, वो सिग्नल किस वेग से आता है, ये सिग्नल जो है पूरा आपकी लाइट की स्पीड से आता है, या फिर कहें कि प्रकाश के वेग से जो है ये चलता है। तो वेग मुझे मालूम है और उसने अपना समय उस सिग्नल में अंकित कर दिया है। ये पहुंचा सीधा मेरे रिसीवर पे। अब मेरे रिसीवर पे भी कोई एक समय होगा, कोई घड़ी है, मेरे रिसीवर पे भी एक समय होता है, घड़ी होती है। तो उस घड़ी में जो समय है और उस सिग्नल के साथ जो समय आया था, कब वो चला था, वो टाइम उसने अपना बता दिया था और मेरे रिसीवर ने देखा कि भाई इतने बजे चला था। तो इन दोनों को वो माइनस करेगा तो कितना उसको समय लगा वो निकल के आ गया आसानी से। तो ये कितना समय लगा वो निकल गया, और आपकी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है कि प्रकाश की दूरी कितनी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था कि एक तो सैटेलाइट की पोजीशन और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है हमको, करेक्ट। तो ये सैटेलाइट की जो है आपका समय, उसकी डिस्टेंस भी निकल गई, और सैटेलाइट के जो है पैरामीटर जो 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 एफिमेरिस और एल्मेनाक मैंने बताए थे, उसके आधार पर सैटेलाइट ने अपनी लोकेशन भी हमको बता दी। जब ये दोनों चीज़ें मुझे पता चल गई तो बस अब मैं जो अपना सिंपल जो गणितीय जो सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग करके अपनी लोकेशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आपके जो रिसीवर होते हैं उसी सिद्धांत को यूज़ करके उसका प्रयोग, उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जैसे आप समझिए यूज़र यहाँ पर है, तो ये ठीक है, ये P इक्वल जो इक्वेशन है, इसकी जो समीकरण है वो जो मैंने बताया सिंपल समीकरण है, C आपका लाइट है और डेल्टा T आपका समय अंतराल है, कितना लगा, करेक्ट। तो आपकी जो निकालता क्या है, ये जो सीमा है, जो हम डिस्टेंस कह रहे हैं ना, उसके बीच की दूरी, उसको जो है आपकी इस भाषा में, यहाँ की ये जो नेविगेशन की जो भाषा में है उसे सीडो रेंज कहा जाता है। सीडो रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई वास्तविक नहीं, अवास्तविक। क्यों अवास्तविक हो जाती है ये डिस्टेंस, क्योंकि जब सैटेलाइट वहाँ से चल रहा होता है तो उसको बीच में आयोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और या फिर सैटेलाइट के खुद के अपने भी कुछ घटक होते हैं जिसकी वजह से उस सिग्नल में कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, तो सिग्नल जो है सीधा जो पहुंच रहा है आपके पास, उसके बेस पे जो आपने समय लगाया, तो वो समय जो है आपका कुछ डिफरेंट किस्म का आ रहा है समय, एक एग्जैक्ट माना कोई भी बीच में घटक हो ही ना ट्रोपोस्फेयर हो ना एनोस्फेयर हो, वो सीधा सिग्नल आया एकदम से और आपके रिसीवर पे मिला, आपने टाइम, एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट हो गया कितना टाइम इसको लगा, और आपने उससे डिस्टेंस निकाल ली। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बीच में आयनोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, उसने उस सिग्नल के जो उसके ट्रैवल जो टाइम था, ट्रैवल का जो टाइम था उसको कम या ज़्यादा कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से जो मेरी रेंज निकल के आई, जो डिस्टेंस निकल के आई, वो भी क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। इसलिए हम उसको कहते हैं सीडो रेंज। अब इसको कैसे करेक्ट करते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। और सी जो है आपकी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होती है। कार्य सिद्धांत देखिए कैसे हुआ है, किस प्रकार से होता है, इस चित्र में देखते हैं हम। ये एक सेटेलाइट है, दूसरा इसने अपनी लोकेशन एक्स वाई और जेड तीनों कह ली। दूसरा सेटेलाइट एक्स वाई जेड, उसकी भी लोकेशन है, इसने भी अपने एफिमेरिस और एल्मेनाक भेजा, इसने भी अपना एफिमेरिस एल्मेनाक, इसने भी, चारों ने जो है अपने भेजे, और इसमें बीच में आयनोस्फेरिक डिले भी हुआ, ट्रोपोस्फेरिक डिले भी हो गया। अब यहाँ पॉइंट जो अर्थ पर, पृथ्वी पर एक जो बिंदु है, यहाँ पर एक्स वाई जेड निकालना है मुझे, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे अपनी डिस्टेंस निकालने के लिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए, यानी देशांतर, अक्षांश और ऊंचाई मुझे पता होनी चाहिए। 3 पैरामीटर मुझे पता है जिनके आधार पर मैं अपनी लोकेशन को जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो सिंपल गणितीय जो आपका इक्वेशन है, एक एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का पूरा स्क्वायर, जेड माइनस जेड वन होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पे लगा दो, क्योंकि पी दूरी तो आपको मिल ही गई है, पिछले वाले फॉर्मूले से आपने देखा था पी इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, इससे आपको पी मिल गया, और उसके साथ ये एक्स वन, एक्स वाई वन और जेड वन इस सेटेलाइट के ये इसने भेज ही दिए थे अपने साथ, और बी इसमें एक टाइम का बायस भी हम ऐड करते हैं कि भाई ये जो आयनोस्फेरिक डिले हुआ या ट्रोपोजिट डिले हुआ उसको भी हम इक्वेशन में ऐड कर लेते हैं। तो पहली आपकी समीकरण ये बनी, ऐसी दूसरे सेटेलाइट से दूसरी समीकरण बन जाएगी, तीसरे से तीसरी, चौथे से चौथी, और
हमको जो है अननोन जो है जो निकालने हैं, जो घटक एक्स वाई जेड, अपनी जो निर्देशांक निकालने हैं वो बचे एक्स वाई जेड और बी। ये एक्स वाई जेड और बी ये मुझे आप निकालने हैं अपने, ठीक है। तो ये चार गैर रैखिक या फिर नॉन लीनियर भी कहते हैं इसको, समीकरण पहले हल किए जाते हैं और रिसीवर के निर्देशांक और घड़ी पूर्वाग्रह इसके द्वारा ही आपकी प्राप्त हो जाती है। सिंपल इन इक्वेशन को तो सॉल्व करना जो है बहुत ही मतलब गणित में तो आजकल बिल्कुल सिद्धांत बहुत ही आसान है। आपकी 10वीं या 9वीं या 10वीं की कक्षा में भी ये फार्मूला आपको बताया जाता है, जिसमें कि आप दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हो, ठीक है। तो इसमें 3 इक्वेशंस हैं और इन 3 एक्स वाई जेड और 4 इक्वेशन बन जाएंगे, आपकी 4 समीकरण बन जाएंगे और आपके पास नोन है। इन 4 समीकरणों को आप सॉल्व करोगे तो आपके एक्स वाई जेड भी उसमें से निकल के सामने आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं वो, करेक्ट। अब यहाँ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समय प्रबंधन, सटीक समय प्रबंधन के एग्जैक्ट समय मुझे कैसा मिले, ठीक है। तो अब इसमें जो समय एक इकाई है जो परिवेक्षक या जब मैं रिसीवर हूँ के गुरुत्वाकर्षण स्थान और पर्यवेक्षक की गति पर भी निर्भर करती है। ये बहुत एक सिद्धांत यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो है एक दो आपके दो क्या कह सकते हो आप उसको, दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। एक हम कहते हैं टाइम डायलेशन और दूसरा हम कहते हैं ग्रेविटेशनल डायलेशन। ये दो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ये समय की सटीकता के प्रबंधन में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। अब जब हम कहते हैं कि भाई अब जैसे मान के चलिए कि भाई चलने वाला जो यूज़र है, परिवेक्षक है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है, उसके लिए कोई गतिमान कोई चीज़ है, उसके लिए जो बैठा हुआ या फिर रुका हुआ कोई व्यक्ति है की तुलना में समय जो है धीमी गति से चलता है। माना कोई बहुत तेज़ी से चल रहा है और कोई बहुत बैठा हुआ व्यक्ति है, तो दोनों के लिए समय सेम नहीं है, दोनों के लिए समय जो है डिफरेंट होता है। जो आदमी चलायमान है या तेज़ी से चल रहा है उसके लिए समय भी जो है थोड़ा सा धीरे चलता है, तो उसके वेग पर डिपेंड करता है। जो जितनी तेज़ी से जा रहा है उसके लिए उतना समय भी धीरे चल रहा होता है, और जो बैठा व्यक्ति है उसके लिए समय जो है अलग स्थिति में चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा होता है उसके लिए। दोनों में फ़र्क होता है। हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं यहाँ पर कि मैं अपनी बाइक चला रहे हैं या बस चला रहे हैं, एरोप्लेन भी चला रहे हैं, तो उसमें हमको इस चीज़ का आभास बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आभास नहीं होता तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। ये पूरा गणितीय सिद्धांत से इसको प्रूफ भी कर दिया गया है कि ऐसा ही होता है। जो तेज़ी से चल रहा है उसके लिए टाइम थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है, और जो बैठा हुआ है उसके लिए टाइम थोड़ा सा धीरे चल रहा होता है। इसी प्रकार इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन, और जो दूसरा होता है ग्रेविटेशनल डायलेशन या फिर हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षणीय डायलेशन। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब भी यही होता है कि भाई जो एक कम गुरुत्वाकर्षण वाले एरिया पे है या ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला एरिया पे है। जैसे माना कोई समुद्र के सतह पर बैठा, समुद्र के लेवल पे ही बैठा हुआ है, और दूसरा कोई बहुत पहाड़ी पे बैठा हुआ है, तो दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। तो वहाँ पे भी समय जो है अलग। इसमें होता कैसे है? वहाँ तो मैंने स्पीड बताया कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके लिए समय धीरे चल रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण में कैसा होता है? यहाँ थोड़ा सा रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर कम गुरुत्वाकर्षण रहता है, जैसे कि अधिक ऊंचाई, ठीक है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आपका कम होता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उसके लिए समय जो है तेज़ी से चलेगा, बजाय उसके कि जो उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले एरिया में बैठा है। जैसे समुद्र तल पर एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, तो इन दोनों यहाँ पे जो समुद्र तल पर जो व्यक्ति जो मैंने क्या कहा कि जो व्यक्ति ये जो कम गुरुत्वाकर्षण बल वाले स्थानों, जैसे ऊंचे जो पहाड़ वगैरह होते हैं पर एक व्यक्ति को उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान पर व्यक्ति की तुलना में तेज समय का अनुभव होता है। इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव या फिर गुरुत्वाकर्षण डायलेशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि जिसका गुरुत्वाकर्षण जितना कम है, सपोज माना कोई व्यक्ति किस में बैठा हुआ है, बहुत ऊंचाई पे बैठा हुआ है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम है, तो उसको समय धीरे धीरे उसका चल रहा होगा। लेकिन जो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण पे है उसका समय ज़्यादा तेज़ी से उसको ज़्यादा वो अपने समय को जो महसूस करेगा वो ज़्यादा उसमें महसूस होता है। तो ये एक्चुअली आपको महसूस तो होता नहीं है, बट ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड भी होती हैं। टाइम का डायलेशन और गुरुत्वाकर्षण का डायलेशन, मतलब गति के हिसाब से भी टाइम आपका चेंज होता है। कम वाले के लिए कम, ज़्यादा वाले के लिए ज़्यादा वाला समय। ऐसी गुरुत्वाकर्षण में भी कम पे और ज़्यादा पे है, दोनों के लिए समय जो है अलग अलग दर पर जो है बढ़ रहा होता है।
करेक्ट। तो दोनों चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको, इसका ही प्रयोग जो है हम इसमें करते हैं, परमाणु घड़ी में करते हैं। अब ये जो परमाणु घड़ी होती है, समय और स्थान और गति, समय स्थान और गति से संबंधित होती है, और यह हर जगह किसी के लिए एक समान नहीं। जैसे मैंने बताया था, समय जो है स्थान और गति से संबंधित होता है और हर किसी के लिए समान नहीं होता है। तो यहाँ जब सेटेलाइट होता है, यहाँ पर हम जो विशेष प्रकार की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो इस टाइम डायलेशन और गुरुत्वाकर्षण डायलेशन को भी बैलेंस करके चलता है। ठीक है, तो वो घड़ी कौन सी कहलाती है? परमाणु घड़ी कहलाती है। तो जो परमाणु घड़ी होती है, तो इसको हम जो है एकदम सटीक समय को जानने के लिए इस परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे काम करती है? जो परमाणु घड़ी की जो कार्यप्रणाली होती है, वो भी सिंपल एक पेंडुलम जैसा जो होता है आपका ना, पेंडुलम जो घड़ी होती है उसके समान ही होती है, जो दोलन पर काम करती है। अब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के दोलन को परमाणु घड़ियों के समय की माप के लिए एक संदर्भ के रूप में लिया जाता है। मतलब जो परमाणु हैं, उनका जो उनका जो दोलन हो रहा है, जो उनका मूवमेंट हो रहा है, उसके आधार पर ही इस परमाणु घड़ी में उनका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर जो उपयोग किए जाने वाले मतलब मैंने क्या कहा कि इसमें आप समझिए कि ये परमाणु घड़ी जो है, ये एक सटीक समय मुझे दे रही है, और इसमें भी आप पेंडुलम के सिद्धांत का ही प्रयोग कर रहे हो। और पेंडुलम के सिद्धांत में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, जो उनका जो दोलन है, उसका जो है इस्तेमाल इन परमाणु घड़ियों में किया जाता है। उसके अलावा अब वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका यहाँ परमाणु घड़ी में प्रयोग किया जा रहा है? वो तत्व बेसिकली आपके जो सीजियम कहते हैं, बेसिकली हम सीजियम या स्टेटोटियम कहते हैं। ये दो जो आपके तत्व हैं, इनका प्रयोग इस परमाणु घड़ी में किया जाता है, और इसमें जो है माइक्रोवेव या तो फिर ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ भी शामिल होती हैं। तो ये दो प्रकार से रहता है। तो समय माप की न्यूनतम त्रुटि, जो स्मॉलेस्ट एरर है, उसके साथ निरंतर समय माप करने के लिए सभी प्रकार की परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। बहुत स्मॉलेस्ट, 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, नैनो सेकंड का भी जो एरर होता है, उसको उतने लेवल तक के करेक्शन, उतने लेवल तक की सटीकता के लिए हम इस परमाणु घड़ी का जो है बहुत ही ज़्यादा इन सेटेलाइट नेविगेशन में प्रयोग करते हैं। अब जस्ट एक हम इस यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नेविगेशन प्रणाली किस तरीके से चलती है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इसमें समझिए कि ये सेटेलाइट जो है पूरा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है, और ये अपनी जो पोजीशन है, या और फिर ये जो इसके जो वो हैं आपके अपनी इसकी लोकेशन और अपने साथ ये समय, ये दोनों चीज़ें जो हैं किसको भेज रहा होता है, लगातार जो है पृथ्वी के अलग अलग लोकेशंस या फिर स्थानों पर यह भेजता रहता है। एक एंगल से आया, ये दूसरे एंगल से हमको मिला है, और ये यहाँ पे कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती रहती है। हर सेकंड में एक सिग्नल वहाँ से हमको मिल रहा होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि हर सेकंड में एक सिग्नल मिल रहा है। इसलिए क्या होता है, हम इस प्रकार के जो नेविगेशन है इसको संचालित कर पा रहे हैं, क्योंकि हर सेकंड में आपके पास सेटेलाइट से एक सिग्नल आ रहा है, और आप कंटिन्यूसली इसको या फिर निरंतरता से इसका प्रयोग कर पाते हो। अब यहाँ तक तो हम उसकी कारण प्रणाली और उसके सिद्धांतों को समझे थे कि ये नेविगेशन, सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन होता क्या है। अब समझते हैं कि इसके प्रकार क्या हैं। जो सेटेलाइट नेविगेशन है या उपग्रह आधारित नेविगेशन है, इसके दो प्रकार हैं बेसिकली, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं। एक तो है क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसको हम कहते हैं RNSS या फिर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या क्षेत्रीय नेविगेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो एक सीमित क्षेत्र में ये काम करेगा, पूरे ग्लोब पे ये काम नहीं करेगा, एक सीमित क्षेत्र पे ही ये काम कर पाता है। दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो है पूरे ग्लोब पे ये काम करता है। तो अब जब हम क्षेत्रीय की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं, सैटेलाइट सिस्टम है, वहाँ पे क्या है आपकी, क्योंकि आपका फोकस जो है एक छोटे से भूभाग पे ही होता है, ठीक है, तो उतने के लिए आपको आपकी नेविगेशन की सेवाएं चाहिए होती हैं। तो उसके लिए आपको पूरा ग्लोबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना बड़ा ग्लोबल बनाने जाएंगे तो उतना ही आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा उस सिस्टम को बनाने में। तो सपोज आपको कम खर्चे में और अपना ही एक सिस्टम यहाँ पे बनाना है, जैसे भारत जैसे देश के लिए, तो उन्होंने एक अपना नेविगेशन सिस्टम भी बनाया हुआ है, जो क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम की कैटेगरी में आता है। उसका नाम है नाविक। तो इसी प्रकार जापान ने भी अपने लिए भी एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है QZSS करके। तो ये दो हैं, ये क्षेत्रीय सिस्टम है,
और जो ग्लोबल, जो आप अपने मोबाइल पे भी इस्तेमाल करके देखते हो या जिसका प्रयोग आप करते भी हो, आप कहते हो कि मेरा जीपीएस से मेरी लोकेशन मिल गई, करेक्ट। तो जो जीपीएस से जो लोकेशन मिलती है वो एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है या जीएनएसएस है, ठीक है, जो यूएस द्वारा बनाया गया हुआ है। और इसके अलावा ग्लोबल में सिर्फ जीपीएस ही नहीं है, और भी हैं कुछ, जैसे रूस ने एक बनाया है जिसका नाम है ग्लोनास। ऐसे यूरोपीय संघ है, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया है अपने लिए जिसका नाम वो कहते हैं गैलीलियो। और चीन ने भी एक बनाया हुआ है जिसका नाम है बाइडू। तो जो चीन वाला जो सिस्टम है ये पहले क्षेत्रीय था, धीरे धीरे इसको ये बढ़ाते चले गए और ये एक ग्लोबल सिस्टम आज की डेट में बन चुका है। जब हम बात करते हैं, अब अगला हम जब देखते हैं कि यूएस द्वारा जो जीपीएस सिस्टम बनाया गया है, तो इस सिस्टम पे क्या है, इस पूरे सिस्टम पे करीब 24 से लेके 31 सैटेलाइट का एक पूरा सिस्टम है ये, करेक्ट। इस तरीके से ये लगातार जो है, एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे जो है किसी ना किसी बिंदु से हमेशा हमको पूरा सैटेलाइट के जो है वो जो दो पैरामीटर मैंने आपको बताए थे स्टार्ट शुरू में, अपनी पोजीशन और अपना समय, वो दोनों यहाँ पे लगातार हर सेकंड में यह भेजते जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसमें करीब करीब 24 से 31, आज की डेट में करीब करीब 31 सैटेलाइट इसमें हैं, जिससे कि हमको 4 तो हमेशा कभी ना कभी हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं इसमें। और ये करीब करीब आप समझ लीजिए कि ये बना था 1978 में, और बेसिकली इसको जो बनाया गया था वो सैन्य अनुप्रयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो अब आज की डेट में तो सिविलियन उपयोग के लिए भी इसको दिया जा रहा है। करीब करीब आप सोचिए कि 1978 में जब ये बना था तो ज़्यादातर ये मिलिट्री इस्तेमाल में, ये जो सैन्य उपयोग के लिए ही किया गया था। उसके बाद 1993 से इसको सार्वजनिक उपयोग के लिए भी उपलब्ध है और लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। और 2007 पर तो यह मोबाइल की चिप में से लेकर हर वाहन, हर सब चीज़ में आ गया है। करीब 2007 से जो क्रांति आई थी, चिप बेस्ड क्रांति, तो उसमें पहले करीब आप समझ लीजिए कि करीब 16-17 किलो का एक रिसीवर हुआ करता था। आज की डेट पे आपकी स्नैपड्रैगन एक चिप में इसका पूरे सिग्नल आ जाते हैं और उसको यह रिसीव किया कर पाता है। तो जो जीपीएस है ये आपको 0.3 से लेके 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ जो है आपको अपनी स्थान जो स्थान की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या जो निर्देशांक है उनको उपलब्ध कराता है। करीब करीब 2019 के आसपास हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि कितनी इसकी एक्यूरेसी आ रही है। तो उस दौरान इसकी एक्यूरेसी हमारे पास जो आई थी, करीब आई थी 2.3 सेंटीमीटर के आसपास की एक्यूरेसी के साथ हमने एग्जैक्टली एक लोकेशन को माप लिया था इसमें। तो दूसरा रूस ने जो बनाया था वो है करीब ग्लोनास कहते हैं जिसको। इसका जो है सिस्टम थोड़ा पुराना है, इसका सिस्टम आपका 1976 का है, करीब 2 साल पुराना ही है। और करीब करीब इसका जो पहला इन्होंने तब डेवलप करना शुरू किया था, बनाना, इसका विकास करना शुरू किया था। और करीब करीब इनका जो पहला सेट 1982 में लॉन्च किया गया था और 1995 तक यह पूरा ग्लोबल कवरेज के लिए उपलब्ध हो गया था। 1942 से 1995 तक पूरा एक ड्यूरेशन इसमें लगा था और उस दौरान ये तैयार हो चुका था। तो ये भी बेसिकली इसमें एक खास बात ये है कि ये 2 प्रकार के कोड होते हैं। एक तो होता है आपका CDMA होता है और एक GNSS होता है। 2 कोड होते हैं। तो उन दोनों कोड का इस्तेमाल इस ग्लोनास में किया जाता है, जिससे कि इन्होंने चाहा था कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा सटीकता से मिल जाए। तो हमने इसकी जो है एक्यूरेसी करीब करीब वैसे तो जो प्रकाशित है वो 2 से 4 मीटर तक की है। और 2019 में जब सेम इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तो हमको भी इसकी एक्यूरेसी करीब करीब 5 मीटर तक प्राप्त हो गई थी। तीसरा, यूरोपीय संघ द्वारा जो सिस्टम बनाया गया उसका नाम है गैलीलियो, करेक्ट। तो ये जो गैलीलियो सिस्टम है ये आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये भी एक वही ग्लोबल बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम है। तो जो गैलीलियो में जो टोटल सैटेलाइट है उनकी संख्या करीब करीब 30 है, करेक्ट। और इसमें 3 एक्स्ट्रा सैटेलाइट भी लगाए गए हैं। और इसका पहला सैटेलाइट करीब करीब 2002 में यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ और ESA इसके बीच में, मतलब यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं उनके और एक जो उनका संघ है उसके बीच में एक समझौता हुआ था। उसके तहत 2011 में ये पूरी तरह से विकसित हुआ था, लॉन्च हो गया था। और 2014 में ये इसकी सेवाएं हमको मिलनी प्रारंभ हो गई थी। यह नागरिक उपयोग के लिए करीब करीब 1 मीटर तक की प्रतिबंधित अनुप्रयोग के लिए और 0.01 मीटर की सटीकता के साथ हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है। आप समझ लीजिए कि 1 मीटर तक की एक्यूरेसी मुझे गैलीलियो के सिस्टम से मिल जाती है। जब हमने इसकी तुलना 2019 के आसपास इसकी भी सटीकता नापने की कोशिश की थी तो वो करीब करीब 1.6 सेंटीमीटर के आसपास तक की एक्यूरेसी हमको इससे प्राप्त हो गई थी।
इसी प्रकार चीन ने जो एक बनाया हुआ है, इसका नाम इन्होंने रखा है बाइडू। तो ये सैटेलाइट भी है, इसमें भी करीब करीब टोटल आज की डेट में इसमें भी जो टोटल जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं वो करीब हैं। ये पहले जो है प्रारंभ में तो इस सैटेलाइट सिस्टम को जो है रीजनल के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे सैटेलाइट की संख्या बढ़ाते चले गए ये लोग, और करीब 85 सैटेलाइट हैं इसमें आज की डेट में। इन्होंने इतने छोड़ दिए हैं इसमें सैटेलाइट 85 के आसपास तक, और ये अब एक ग्लोबल सिस्टम पूरा बन गया है, तो पूरे ग्लोब पे ये कवर करता है। अब सैटेलाइट आधारित ये तो हो गया कि ग्लोबल बेस्ड सिस्टम आपको मिल गए। अब इन जो ये जो सिस्टम्स होते हैं सारे, इन सारे सिस्टम्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, जैसे कि हमने देखा था आयोनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की जो एरर्स आ जाती हैं उसमें। अब हुआ क्या कि उसके अलावा एक और सिस्टम प्रचलन में है जिसका नाम है सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम, ओके, एसबास भी कहते हैं इसको। ये 3 प्रकार के हैं। ये क्या करता है, ये जो सैटेलाइट से जो ग्लोबल सैटेलाइट्स हैं उनसे जो मुझे सिग्नल मिल रहे हैं उनकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जैसे गगन एक है जो भारत में प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे ही वास करके एक है, और एक है BGNOS, है ना। तो ये 3 सिस्टम है ये अलग अलग देशों के समूहों द्वारा विकसित किए गए हैं। जैसे गगन की बात हम करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस गगन बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है अपनी लैंडिंग में, कि किस प्रकार से वो एयरक्राफ्ट ज़मीन पर लैंड करेगा, तो वहाँ पर इसकी एक्यूरेसी का इस वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करता है ये काम, देखो हुआ क्या कि रिसीवर में तो मेरे पास GPS या ग्लोनास, बाइडू किसी के भी सिग्नल आ रहे हैं, उसके अलावा इन सिग्नल के साथ कुछ ना कुछ एरर है। तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, पूरे कंट्री में कुछ कंट्रोल स्टेशन लगा दिए, करीब 15, आप मान के चलिए कि 14 या 15 कंट्रोल स्टेशन लगा दिए हैं। अब ये कंट्रोल स्टेशन जो है लगातार जो है एटमॉस्फेयर की जो वायुमंडलीय जो स्थिति है उसका अध्ययन करते रहते हैं। उसका अध्ययन करने के साथ साथ ये उसके करेक्शन पैरामीटर जो होते हैं, ये जो घटक होते हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो 14 सिस्टम बनाए गए हैं, अब जो कंट्रोल स्टेशन बनाए गए हैं पूरे अर्थ सिस्टम पे, अब ये जो सिस्टम, ये जो इन्होंने जो है करेक्शन का जो पैरामीटर है वो कैलकुलेट कर लिया। अब ये इसको पहुंचाना है मुझ तक, यानी रिसीवर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएगा, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक और सैटेलाइट छोड़ी है, अपनी खुद की कुछ सैटेलाइट छोड़ी है, 1 या 2, ठीक है। उन 1 या 2 सैटेलाइट पे ये इन करेक्शन पैरामीटर्स को भेज देते हैं। अब रिसीवर जो है मेरा, वो रिसीवर कैपेबल होना चाहिए जो इन सैटेलाइट से भी सिग्नल ले ले। इसने GPS से सिग्नल ले लिया, और करेक्शन पैरामीटर कहाँ से ले लिए, मेरे द्वारा खुद के द्वारा 1 या 2 सैटेलाइट जो मैंने छोड़े थे उनसे भी इसने सिग्नल ले लिए। अब उन दोनों सिग्नल को मिला के इसने मुझे एक एक्यूरेट, मेरी सिग्नल की जो एक्यूरेसी होती है, जो मेरी पोजीशन की जो एक्यूरेसी होती है, उसको यह एक तरीके से बढ़ा देता है। तो मेरी जो स्थिति की जो सटीकता है वो बढ़ जाती है इससे। तो ये मोटा मोटा इसका एक सिद्धांत है जिस पे ये गगन जो है काम करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि भारतीय जो सैटेलाइट नेविगेशन जो प्रणाली है वो गगन पे आधारित है। एक सैटेलाइट इसमें है जो हमारी इतने भूभाग को जो है कवर करके चलता है। अब ये जो गगन की जो सटीकता है वो आप ये नहीं है कि इसको हर एक पूरे ग्लोब में कहीं पे भी इस्तेमाल कर लें, इसका भी एक अपना दायरा है। उतने दायरे में ही, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेरिक या जो वायुमंडलीय स्थिति है उनको करेक्ट कर रहा है, उसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहा है, तो वो एक सीमित ही है, इतने हिस्से में ही ये कर पाता है। अब जो हम आते हैं अपने भारतीय सैटनेप का जो दूसरा सिस्टम है जिसको हम IRNSS कहते हैं, या फिर इसको नाविक भी कहते हैं। इसमें हमने करीब करीब 7 सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और ये 7 सैटेलाइट आप जैसे इस चित्र में देखेंगे, ये 7, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्लोबल वाले सिस्टम थे वो सब 20 से ऊपर है उनके सैटेलाइट। अब चूंकि हमारा जो है वो रीजनल या क्षेत्रीय सिस्टम है, तो इसमें हमारा काम 7 सैटेलाइट से ही बन जाता है। तो इसमें आप देखिए कि 3 तो हमारे GEO वाले, जो एक ये जो आपका ध्रुव है या ऑर्बिट है ना, कक्षा कहते हैं बेसिकली। तो एक तो इसमें जियो स्टेशनरी, आपका जियो स्टेशनरी वो है आपके कक्षा या ऑर्बिट है, और दूसरी जो कक्षा है वो जियो सिंक्रोनस होती है, थोड़ा इंक्लाइंड होती है वो। तो ये 3 सैटेलाइट तो आपके जियो स्टेशनरी कक्षा पे हैं, और जो 4 सैटेलाइट आपके जियो सिंक्रोनस हैं। तो ये अर्थ के साथ ही सिंक्रोनाइज, बट इक्वेटर के अलोंग नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, तो थोड़ा तिरछी होती हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो इस एंगल्स पे ये घूम रही हैं। ये इसलिए की गई है, ये सेटिंग इसलिए की गई थी सो दैट हमारा पूरा जो भारतीय भूभाग है और उससे 1500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसके तटों से, यहाँ तक पूरा कवर हो जाए। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि मेरा ये इतना सिस्टम तो कवर हो ही जाए, है ना, इसको रखने के लिए।
तो कवरेज एरिया उसकी एक्यूरेसी जो शुरुआत में जो है हमारी करीब 20 मीटर तक थी, बट अभी हाल फिलहाल में जब हमने इसकी एक्यूरेसी को नापने की कोशिश की थी तो वो भी हमारी 5 मीटर से कम तक की एक्यूरेसी हम इसको कैलकुलेट कर पाने में सफल हुए थे। और ये सिस्टम जो है हमारा 2013 के बाद का ही है, अभी नया ही सिस्टम है। तो इसका जो रिसीवर है अब धीरे धीरे हमारे चिप में भी आने लगे हैं ये रिसीवर सारे। तो अब इस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये नाविक प्रणाली में क्या होते हैं। बेसिकली जो नाविक प्रणाली है इसमें 3 खंड होते हैं। नाविक में क्या, किसी भी प्रणाली में 3 खंड होते हैं। एक तो होता है अंतरिक्ष खंड, एक होता है भूमि खंड या फिर आप कहोगे पृथ्वी वाला जो सेक्शन होता है, अर्थ वाला सेक्शन है, और तीसरा होता है यूज़र का सेगमेंट जो इस्तेमाल करने वाला है। 3 लोग हैं इसमें नाविक प्रणाली में। एक अंतरिक्ष हो गया, एक आपकी पूरी अर्थ सरफेस हो गई, आपके मतलब पूरा पृथ्वी हो गई, और दूसरा आपका हो जाता है यूज़र सेगमेंट। जो पृथ्वी वाला मैंने जो कहा बेसिकली वो आपका कंट्रोल सेगमेंट होता है, जिसमें कि बहुत सारे एंटीनेस वगैरह लगाए गए हैं जो आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और इन सैटेलाइट के साथ लगातार इनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, इनका कम्युनिकेशन इनके साथ चलता रहता है। अंतरिक्ष खंड के अंदर आपके सैटेलाइट्स आते हैं, जो कि 7 सैटेलाइट यहाँ पे प्रक्षेपित किए गए हैं। तो और ग्राउंड सेगमेंट में आपके आते हैं ये एंटीना आते हैं, ठीक है, ग्राउंड सेगमेंट भी कहते हैं इसको, भूमि खंड भी कहते हैं, इसमें एंटीनास वगैरह आते हैं, और उपयोगकर्ता खंड जिसमें आपका रिसीवर आता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। अंतरिक्ष खंड की हम बात करें तो अंतरिक्ष खंड में आप देखिए आपके सैटेलाइट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये कितने अक्षांश पे हैं। जैसे आपका GEO वाला जो है या फिर GSO वाला जो है, दो प्रकार के ऑर्बिट हैं इसके। एक तो जो इक्वेटर के अलॉन्ग है और दूसरा जो जियो सिंक्रोनस है आपका, एक टिल्टेड है, थोड़ा सा तिरछा है वो बना हुआ। तो अब इसमें 7 उपग्रह बताए थे हमें। 3 तो हैं भूस्थैतिक कक्षा में है जो अर्थ के अलॉन्ग ही रोटेट हो रहे हैं, और 4 जो हैं झुकी हुई भूतुल्यकी कक्षा में है, वो जो मैं आपको बता रहा था जिस प्रकार से अभी। तो उनके अक्षांश भी यहाँ दिए गए हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि 55 डिग्री और 111.75 डिग्री ईस्ट पर हैं, और जो इक्वेटोरियल वाले जो हैं वो 32.5, 83 और 129.5 इतने डिग्रीज पर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं ईस्ट। अब अंतरिक्ष खंड के बाद हम अब बात करते हैं, इसमें हमारे कुछ सेंटर्स हैं अंतरिक्ष खंड के अलावा। जब हम बात करते हैं उपयोगकर्ता खंड पे, तो जो उपयोगकर्ता खंड जो है, अब जो यूज़र सेगमेंट है वो हमको 3 चीज़ वहाँ पे मिलती हैं इस सिस्टम के द्वारा। एक तो स्थान की लोकेशन मिल जाती है, उसका वेग क्या है वो मिल जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसका समय क्या है। तो ये 3 पैरामीटर्स जो होते हैं आपको यूज़र सेगमेंट पे प्राप्त हो जाते हैं उस सेगमेंट के द्वारा। ये तो, और ये पूरे इतने एरिया में ही ये आपका काम करेगा। जो यहाँ पे एक सिग्नल ये बनाया गया है, इतने एरिया में पूरा आपका यूज़र, इसका जो नाविक का जो यूज़र सेगमेंट है वो इतने एरिया में है। 20 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये हमारी 5 मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ हमको ये डेटा इसमें मिल जा रहा है आज की डेट में। अब जो नाविक प्रणाली है, जो ग्राउंड सेगमेंट है इसका, आपको ग्राउंड खंड है या कहते हैं, उसमें आपके कौन कौन से आते हैं। इसरो नेविगेशन सेंटर एक है, यहाँ पे इनकी लोकेशन दिखाई दी गई है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के एंटीने लगाए गए हैं। शिलोंग में एक है, लखनऊ में है, देहरादून में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, भोपाल, पुणे, हासन, बेंगलोर और सादनगर और महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे सारे ग्राउंड सेगमेंट लगाए गए हैं। इन सब के अलग अपने अपने काम होते हैं। नेविगेशन सेंटर है, फिर आपका स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है, स्पेस क्राफ्ट की कंट्रोलिंग यहाँ से की जाती है। रेंज जो सीडो रेंज हमने कहा था, जो दूरी होती है दैट वो है रेंज, और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। नेटवर्क टाइमिंग सेंटर है, CDMA रेंजिंग सेंटर है, लेजर रेंजिंग स्टेशन हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये सारे सेंटर्स अलग अलग जगहों पर यहाँ पे बनाए गए हैं। अब कहाँ मुख्यतः जो हैं नाविक प्रणाली के जो सेंटर हैं वो आपके भोपाल, शिलोंग, हासन और जोधपुर, ये जो है मुख्य इसके ग्राउंड सेगमेंट के स्टेशन हैं जहाँ पर आपको इस पूरे सिस्टम की कंट्रोलिंग की जाती है। नागरिक उपयोग क्या है, जैसे आप जानते ही होंगे कि नागरिक उपयोग में एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक जाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और माना पैकेजिंग और ऑर्डर, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि भाई एक सामान लेके आ रहा है दुकान वाला कोई, या जोमेटो से कोई भोजन हमने मंगाया है, या अमेजन से कोई सामान मंगाया है, वो एग्जैक्टली मेरे डिस्टेंस पे पहुंच जाता है। मैंने कार कोई ऑर्डर की है, ये सब भी जो है ये नागरिक अनुप्रयोग में ही इसमें आते हैं। और इस प्रकार ये राइडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इवन जियो टैगिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन रेल की जो अलग अलग किस पोजीशन पे पहुंची है वहाँ भी नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाइकिंग में पहाड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, तो वहाँ भी इसका प्रयोग सटीकता से किया जा रहा है।
अब यहाँ पे थोड़ा इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ इसका जो सेगमेंट का जो अनुप्रयोग है बहुत विस्तृत है, और पूरे आप समझिए कि पूरे इसका एक समझिए कि नागरिक अनुप्रयोग भी हैं इसके, और इसके कुछ सर्वेक्षण, खनन और उसके अलावा भी कुछ कुछ अलग अलग अनुप्रयोग होते हैं। नागरिक अनुप्रयोग की बात करो तो आप, ये आपका एक ट्रैकिंग ऑफ द व्हीकल की जो ट्रैकिंग कैसे करनी है वो इससे की जा सकती है। अब कार्गो सामान जो जहाज़ों द्वारा आता है उसकी ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने एरोप्लेन्स आपके घूम रहे हैं पूरे पूरे उसमें, ये एक पर्टिकुलर समय का दिखा रहा है कि ये एरोप्लेन सारे घूम रहे हैं, इन सब की जियो टैगिंग या इन सब की लोकेशन जो है यहाँ पे उपलब्ध रहती है। और कैसे उपलब्ध हो पाती है, यही जो सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है उसके द्वारा ही ये उपयोग हो पाती है। अब जैसे रोड का आप सर्वे करते हैं, रोड के सर्वेक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार जो खनन है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इन सब में भी नेविगेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, बहुतायत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल में भी, जियो फेंसिंग की बात हम करते हैं, उन सब में भी ये पिन पॉइंट बॉम्बर्स जो होते हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर वार के समय भी कहाँ पर एग्जैक्टली बॉम्ब वगैरह गिराना है, तो वहाँ पे भी जो है आपका ये नेविगेशन प्रणाली का ही इस्तेमाल बहुतायत में किया जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि ये टैगिंग कहाँ मैं जा रहा हूँ, जियो फेंसिंग, जैसे माना कोई कैदी है, कैदी के जो इवन जो हैंडकप जो बांधे गए जाते हैं उस पर भी जीपीएस की चिप लगाई जा सकती है बड़े आराम से, और वो उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ उसको ले जाया गया है, वो पूरी ट्रैकिंग जो है इस नेविगेशन सिस्टम के द्वारा आज की डेट में हो जा रही है। तो ये एक पूरा विस्तृत तौर पे मैंने एक बहुत छोटा सा इसके बारे में, नेविगेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया था यहाँ पर, तो कि किस प्रकार यह काम करती है, क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, कितने प्रकार की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको इससे जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। और आपके यदि कुछ प्रश्न हैं तो आप वो मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है मैंने आपको पहली स्लाइड में अपना लिखा था, kamal@irs.gov